जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम राज गुप्ता है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट विच इज एफकेट। तो इसकी बात हम करने वाले हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसीजर एंड मेरिट वगैरह सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो वो भी चीज यहाँ पे डिस्कस होगी। सब बने रहिए आगे तक। अगर टाइम की ज्यादा कमी है तो इसको 1.25x पे शिफ्ट कर लो या फिर 1.5x पे शिफ्ट कर लो, ज्यादा अच्छे से और जल्दी भी खत्म हो जाएगी। सबसे पहली चीज एफकेट के बारे में जो मैं सबको क्लियर कर दूं पहले ही स्टेप में कि ये ग्रेजुएशन लेवल पेपर है। आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी या तो अपीयरिंग में होने चाहिए टू अपीयर इन दिस एग्जाम। इसमें 3 तरीके की सर्विस होती है। पहली मैं बात करूं फ्लाइंग ब्रांच, सेकंड होती है ग्राउंड ड्यूटी जिसमें 2 पार्ट्स हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो 3 हो गए टोटल, फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। सारी चीजों की बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे वही है जो मैंने बताया कि कितने तरीके से सर्विसेज मिलती हैं। इधर ये इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाती है आपके लिए जिसमें लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट हु ऑल आर एलिजिबल फॉर द दिस पेपर। तो नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन होने चाहिए टू अपीयर इन दिस एग्जाम। इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए किसी भी तरीके से मिली हो, वेदर इट इज बाय बर्थ, बाय सॉइल, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो 5 तरीके से मैंने बता दी। किसी भी तरीके से सिटीजन बने हो, डजंट मैटर, बस इंडियन सिटीजन होने चाहिए। एज क्या होती है? एज होनी चाहिए 20 to 24 फॉर द फ्लाइंग ब्रांच, बट इसमें रिलैक्सेशन है किसके लिए? जिनके पास एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस है। तो इफ किसी ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस का कोर्स कर रखा है, उनके पास लाइसेंस है, तो वो 26 साल तक इस पेपर को दे सकते हैं, बट उसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। ग्राउंड ड्यूटी विच इज टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, इसमें 26 साल तक आप दे सकते हो। 20 to 26 सबके लिए सेम है, देयर इज नो रिलैक्सेशन। तो ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक और चीज मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो वो हो जाएगा ग्रेजुएशन, जो कि आगे बताऊंगा, अभी मैं आगे आएगा, उस चीज़ की टेंशन मत लेना। एजुकेशन क्या होनी चाहिए? फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, सबके लिए अलग अलग है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करते हो तो ग्रेजुएशन चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है 12th लेवल, और बीई और बीटेक विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। तो या तो ये हो, या तो 10+2 लेवल पे आपके पास फिजिक्स और मैथ्स दोनों हो, या फिर आपके पास बीई या बीटेक जैसे सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन के अंदर और उसमें 60% आपने अचीव कर रखा हो। तो ये था फ्लाइंग ब्रांच के लिए। सेकेंड ऑप्शन है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, या फिर कोई भी एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट जो कि आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा एयरफोर्स की, जो कि वेबसाइट है सीडेक। सीडेक पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट इज नॉन टेक्निकल के लिए क्या है? ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए क्योंकि अगर आपको वहां पे मेडिकल ऑफिसर बनना है या कोई टीचर बनना है, ठीक है, टीचर्स के लिए भी पोस्ट खाली होती है वहाँ पे, तो अगर ऐसा कुछ बनना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होती है। किस किस डिसिप्लिन में चाहिए वो आपके ऊपर है, कौन सा डिसिप्लिन आप चूज कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक, और यहाँ पे एजुकेशन भी लिख रखा है क्योंकि वहाँ पे ट्रेनर्स भी चाहिए होते हैं टू टीच ज्योग्राफी, टू टीच फिजिक्स, टू टीच एनीथिंग जो भी है। तो उस तरीके से आपको वहाँ पे चाहिए होती हैं चीजें। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? एलिजिबिलिटी पर चलेगी कौन कौन एलिजिबल है, और अब यहाँ पे बात आती है एग्जाम पैटर्न की, दैट एग्जाम पैटर्न किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो एग्जाम पैटर्न इज वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भैया पहले तो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है साल में 2 बार। एक होता है हमारा फेब्रवरी में, एक होता है हमारा फेब्रवरी में जो जिसकी नोटिफिकेशन कल आएगी, मतलब आज की डेट में जब आप देख रहे हो वीडियो को तो आज आ चुकी होगी एफकेट की नोटिफिकेशन। पेपर होगा फैब में, 100% श्योर 2nd और 3rd वीक ऑफ फेब में ये कंप्लीट हो जाता है जनरली। इट्स नॉट अ मैंडेटरी बट जनरली। और लास्ट और जो अगला पेपर होता है वो अगस्त के अराउंड होता है, ठीक है। तो ये दोनों पेपर मैंने बता दिया आपको डेट कब कब होता है। एक होता है फेब में और एक होता है अगस्त में, ऑलमोस्ट वही 5-6 महीने का गैप होता है, तो आप कर सकते हो। ड्यूरेशन होती है 2 साल की, 2 घंटे की। 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन को डिवाइड कर रखा होता है, जो आपको जब आप पेपर देने बैठते हो तो आपको पहले स्क्रीन पे वही दिखेगा कि कितने कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मैक्सिमम मार्क 300 हो सकते हैं, मतलब हर एक सही क्वेश्चन पे 3 मार्क्स है। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। नेगेटिव मार्किंग होती है हर एक क्वेश्चन गलत करने पे -1 है, विच मीन्स 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जो कि ज्यादा होती है। बहुत से लोगों का इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो नेगेटिव अटेम्प्ट ज्यादा करते हैं रेदर देन पॉजिटिव। क्लियर है? तो अगर मैं पिछले 2 साल की कट ऑफ उठाऊं तो लेस देन 140 गई है, 140 से भी कम गई है पिछले 2 सालों की कट ऑफ, विच मीन्स कि अगर आप 100 में से 50 सही करते हो और एक भी गलत नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन तय है, मतलब रिटर्न में आपको क्लियर हो जाएगा। बस 50 मतलब 50% आपको क्वेश्चन करना है।
और अब मैं सब्जेक्ट बताऊंगा तो आपको लगेगा यार ये तो बाएं हाथ का खेल है। तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी भी जिसे कहते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी को मिला के 45 क्वेश्चंस आते हैं, 20 आते हैं अरिथमेटिक के, 25 आते हैं शायद रीजनिंग के, इस तरीके से कुछ डिवाइड होता है। और जनरल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश मिला के कितने आते हैं 55, विच मीन्स कि जनरल अवेयरनेस से 25 आ रहे हैं और इंग्लिश से 30 आ रहे हैं। तो आपको लगेगा कि यार इंग्लिश में 30 में से 25 तो मैं कर ही सकता हूँ, बाकी 25 इधर से जोड़ के कर लूंगा मैं। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी क्वालिफाई नहीं हो रहा, तभी तो कट ऑफ नीचे आ रही है। जब मैंने पहली बार दिया था तो कट ऑफ गई थी 157, उसके बाद गई आई थिंक 155। ये सारी क्लियर की थी मैंने ऑब्वियसली, 4 बार एफकेट निकाल रखा है मैंने, और भी मेरे अटेम्प्ट्स बाकी हैं अभी 4, तो हो सकता है कि सारे निकले अगले भी, कोई उसमें इशू है नहीं। बट द मेन पॉइंट इज कि इतनी गिरने के बाद भी कट ऑफ गिर रही है लगातार, समझ रहे हो, मतलब इतने भी नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको 160 तो लाने ही लाने हैं एटलीस्ट, मतलब 50 से 60 क्वेश्चन तो सही करने ही है टू गेट इनटू द लिस्ट। तो ये चीज है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इस सारी चीजें क्लियर हो गई है। टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए अलग चीज होती है, उनका एक और पेपर होता है जिसको हम कहते हैं ईकेटी, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। इसकी ड्यूरेशन होती है 45 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 150। इसका डिवीजन देख लेना भाई किस तरीके से होते हैं, मैंने आज तक दिया नहीं है तो मुझे पता भी नहीं है कि भाई क्या डिवीजन रहता है क्या रहता है। तो ये चीज है टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है भाई? सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी ट्रांसपेरेंट, बट कुछ सालों में सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि पिछला जो रिजल्ट आया था उसमें 2 दिन रिजल्ट आ गया था, मतलब आधों का रिजल्ट रात में आ गया, आधों का रिजल्ट सुबह आया। तो इस तरीके से भी होता रहता है। तो इसमें फिर उंगली उठाई गई थी सीडेक पे कि यार क्या कर रहे हो आप, कहीं इसमें कोई मलिशियस एक्टिविटी तो नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके से देखा गया था। एफकेट एग्जाम की प्रोसीजर क्या है? तो कैंडिडेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा रिटन एग्जाम टू अपीयर इन द नेक्स्ट प्रोसीजर। तो उसके लिए आपको एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड पे जाना पड़ेगा, AFSB। कमेंट में बताना भाई कितने AFSB हैं इंडिया के अंदर, मतलब कहाँ कहाँ जाके दे सकते हो। मैं बता देता हूँ ऑलरेडी, देहरादून, अहमदाबाद, मिसोर, गुवाहाटी, एक रह गया, भी बता देना मेरे को। चलो मैं बता देता हूँ, वाराणसी। तो 5 है AFSB जहाँ तक मुझे पता है अभी तक, और अगर कोई रह गया हो तो कमेंट में बता देना। तो ये है, इसमें 2 स्टेजेस है AFSB की। हम CDS में बोलते हैं SSB, है ना, यहाँ पे बोलते हैं AFSB। तो स्टेज 1 है इसका, जिसमें OIR होता है, पिक्चर परसेप्शन होता है और डिस्कशन टेस्ट होता है, मतलब PPDT होता है और एक OIR होता है, सबको पता होगा। स्टेज 2 में क्या होता है, जो कि हमारा 4 दिन का GTO प्रोसेस होता है पूरा। तो उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ग्रुप साइकोलॉजिकल में आता है हमारा वैट टैट वगैरह, ग्रुप टेस्ट होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू होता है। फॉर फ्लाइंग ब्रांच कैंडिडेट अंडरगो द कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। तो CPSSB होता है उनका, जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अपने आप को मतलब अपनी ऊपर रखते हैं प्रायोरिटी की, भैया मुझे फ्लाइंग ब्रांच में जाना है, तो वो उसके लिए है। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करूं तो कंडक्ट होता है टू इंश्योर फिटनेस स्टैंडर्ड अगर आपके सही नहीं है तो आपको निकाल दिया जाता है कि भाई आप फिट नहीं हो टू सर्व इन द एयरफोर्स, क्योंकि उसके सर्टेन क्राइटेरियाज हैं। मेरिट लिस्ट फाइनल सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस, कि आपने रिटर्न में कैसा किया और AFSB में कैसा किया। मैं थोड़े से और जनरलाइज कर देता हूँ, अगर आपने सिर्फ क्वालिफाई किया है रिटर्न एग्जाम तो AFSB निकल भी जाता है, तो आप मेरिट में नहीं आते, क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं फाइनल में आने के लिए। सेकंड चीज ये, कितने नंबर आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे टू गेट इनटू द मेरिट लिस्ट, मतलब फाइनल लिस्ट में आने के लिए कितने नंबर चाहिए ही चाहिए। तो उसमें आपको कम से कम 190 टू 210 मार्क्स चाहिए, मतलब 190 से 210 मार्क्स अगर आते हैं आपके बीच में तो आप होपफुल हो कि यार हो जाएगा। 180 भी इज ओके, बट इससे कम आते हैं तो आपको फिर AFSB में इतना अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा कि एसेसर्स को लगे कि यार ये बंदा तो मुझे एयरफोर्स में चाहिए ही चाहिए। तो फिर वहां पे डिपेंड करती हैं चीजें। अगर आप उसमें रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप रिटर्न में अच्छा परफॉर्म कर लो तो आपका हो जाता है। ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग का क्या सीन है? तो ट्रेनिंग, अंडरगो ट्रेनिंग होती है AFS मतलब एयरफोर्स एकेडमी में, डुंडीगुल में है जो हैदराबाद के अंदर। ड्यूरेशन वेरी करती है ब्रांच के अकॉर्डिंग। फ्लाइंग ब्रांच की जो सबसे ज्यादा दिन ट्रेनिंग चलती है विच इज 74 वीक्स, ऑलमोस्ट 1.5 years ऑलमोस्ट। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी के लिए 1 year and 44 weeks for the non-technical branch, which takes around 11 months almost। अगर 4 हफ्ते लगा रहा हूँ तो मैं वही 10-11 महीने कह रहा हूँ, ठीक है। और ट्रेनिंग के बाद कमीशन कर दिए जाते हो यार आप एज अ ऑफिसर। सो दिस इज अबाउट दिस। इंपॉर्टेंट टिप्स,
टिप्स आपको मिलती रहती हैं ऑलरेडी हर जगह कि भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बट मैं जो टिप्स देना चाहता हूँ वो ये, अपने कोर एरियाज समझो कि मैं इसमें स्ट्रांग हूँ, मैं इसमें कर सकता हूँ, और नेक्स्ट चीज पे ध्यान दो कि मैं इसमें नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं इस पे ज्यादा फोकस करता हूँ। पहली चीज ये। सेकेंड थिंग इज कंसिस्टेंसी। यार आप 2 घंटे पढ़ रहे हो डजेंट मैटर, अगर आप रोज पढ़ रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। तो सेकेंड चीज इज कंसिस्टेंसी। फर्स्ट इज अपने आप को समझो, जितना अपने आप को समझोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। अपने आप को समझो इन द सेंस अपने कोर एरियाज, अपने जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनको जानो एंड वर्क ऑन देम टायरलेसली कि यार मेरे को ये करना है, मुझे 2 घंटे ही पढ़ना है बट मुझे वो पढ़ना है जो मुझे हाई स्कोर करने में हेल्प कर रहा है, और एग्जाम के पैटर्न को तो समझना ही है। ठीक है, तो ये चीज है। अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न से मैं हमेशा बोलता हूँ ये मत समझो कि क्या क्या आ रहा है, ये समझो कि मुझे किस में ज्यादा स्कोर करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एप्टीट्यूड अच्छा है, मेरी रीजनिंग अच्छी है, तो 45 क्वेश्चन में से मैं हमेशा 42 43 सही कर लेता था वहीं पे, तो मेरा 75% सिलेक्शन तो वहीं हो गया। क्योंकि अगर मैं 40 भी सही कर रहा हूँ 42 नहीं भी कर रहा तो 120 मार्क्स तो मेरे वहीं हो रहे हैं। चाहिए कितने मेरे को, 139 136 कट ऑफ जा रही है इतनी। तो लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस लेवल पे स्कोर करूँ जो मैंने आपको बताया, तो मुझे इंग्लिश भी सही करनी है, मुझे वो 30 क्वेश्चन भी सही करने हैं, 60 नंबर और लेने, सॉरी 90 नंबर और लेने, तो 210 पे तब पहुंचूंगा मैं। जीएस काउंट ही नहीं किया मैंने अभी तक। चलो 30 में से 25 सही कर रहे हो इंग्लिश में तो 75 बनते हैं, तो 195 तब भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी कर सकते हो टुकड़ों में। क्लियर हो रही चीज जो मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम पैटर्न अंडरस्टैंड करने का मतलब ये नहीं क्या क्या आ रहा है वो मुझे पता है, इसका मतलब है कि आपको किस तरीके से प्लान करनी है अपनी स्टडीज। टाइम मैनेजमेंट बता चुका मैं। ईकेटी फोकस फॉर टेक्निकल कर सकते हो आप। इंटरव्यू के लिए आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे सकते हो, क्योंकि एएफएसबी इज हार्डर देन एसएसबी, ये मेरा मानना है, क्योंकि उसमें सारी चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, थोड़ा सा वो लगा देते हैं, क्योंकि सीडीएस का एग्जाम हार्ड है इसलिए एसएसबी थोड़ा सा वो लाइट रखते हैं, बट एएफएसबी हार्ड है बिकॉज वो एग्जाम ईजी रखते हैं, मॉडरेट रखते हैं, मतलब फिजिकली फिट भी होना जरूरी है, और आपको वो स्किल आपको अपने डेली बेसिस पे लानी पड़ेगी। समझ जाता है ऐसा देख के कि ये फिट होने की एक्टिंग कर रहा है या 1 महीने पहले फिट होके आया है, ये हमेशा से ऐसा है। एसएसआर भाई साइकोलॉजिकल टेस्ट का मतलब ही ये होता है, मतलब इंटरव्यूअर अगर तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है तो वो सर्व कर चुका है आर्मी में इतने साल, पागल नहीं बना सकते उसे। क्लियर है, तो वो चीज है। तो अगर आप खुद से कर लेते हो तो बहुत अच्छे है, अगर खुद से नहीं कर पाते हो तो यस वी आर रनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली, जिसमें हम आपको एनडीए सीडीएस एंड एफकेट की तैयारी कराएंगे। और तैयारी कराने का मतलब ये नहीं कि तैयारी करा के छोड़ देंगे भाई, हम आपके साथ टिल द एंड तक रहेंगे। हमारा एम ही है कि हम आपको 24/7 सपोर्ट दें, और तब तक दें जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है इन एनी फील्ड, वेदर यू आर इन सीडीएस एनडीए और एफकेट। एनडीए वाले का अगर कोई आता है तो हम तो उसका साथ एंड तक नहीं छोड़ रहे ना। एनडीए में सपोज अगर हाइपोथेटिकली या अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है तो हम तो उसके साथ सीडीएस और एफकेट तक है। हमारा ये प्रॉमिस है हर अपने स्टूडेंट से या हर अपने इंसान से जो एनरोल कर रहा है कि भाई हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक हम आपके साथ हैं, दैट इज फॉर श्योर। क्लियर हो रही चीजें, तो हम नहीं छोड़ेंगे भाई, 100% श्योर नहीं छोड़ेंगे, तो वो चीज है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन पोर्टल इज नाउ ओपन, तो वेबसाइट आपका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट का www.barracksbuddy.com लिख देना, इतना ये भी आ जाएगा। वहाँ पे जाके आप कोर्सेज दे सकते हो, रजिस्टर कैसे करना है उसके लिए भी वीडियो बना रखी है मैंने, तो वो भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप हमारे फ्री इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो तो फ्री इनिशिएटिव्स आर ऑलरेडी रनिंग ऑन माई चैनल इटसेल्फ, विच आर दीज। तो आपको दिख रहे होंगे सारे कि भैया हमने शुरू किया था जियोमॉर्फोलॉजी से, फिर क्लाइमेटोलॉजी पे आए, ठीक है। अब रुक गई हैं चीजें क्योंकि रिटर्न के लिए भी हमें तैयारी करनी है। पीपीटीज आर ऑलरेडी देयर, मैं दिखा चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि पीपीटीज हैं, द ओनली थिंग कि बनानी है, ठीक है, बन जाएंगी, वो टेंशन मत लेना, वो इनिशिएटिव्स नहीं रुकेंगे। हम अभी किसी और सीरीज पे काम कर रहे हैं, वो भी आएगी और ये भी आएगी, टेंशन मत लेना कि भैया सीरीज रुक गई, सीरीज आएगी कंटिन्यू, दैट इज माई प्रॉमिस। क्लियर है। अभी कुछ और इम्पोर्टेंट चल रहा है, कुछ और इम्पोर्टेंट, चलो हिंट दे देता हूँ, PYQ की सीरीज चल रही है, 1 शॉट मैराथन टाइप्स, तो उस पर काम चल रहा है, जैसी वो आ जाएगी फिर ये दोबारा से काम चालू हो जाएगा इस पर, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी टिल नाउ। और बताना भैया नेक्स्ट क्या जानना है आपको, वी आर वेरी हैप्पी टू सर्व यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।